नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में सोमवार को शपथ ग्रहण करेंगी। अंटार्कटिका विधेयक 2022 पारित होने के साथ ही लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित, सदस्यों द्वारा जनहित के मुद्दों पर विशेष उल्लेख के साथ राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्हाइट गुड्स उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने का आह्वान किया। व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना पर निवेशक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सरकार ने कहा, पिछले 5 वर्षों के दौरान रेलवे ने समूह ग विभिन्न पदों के लिए 1,68,000 से अधिक लोगों की भर्ती की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल गांधीनगर में वाहन और मोबाइल चोरी की ई-प्राथमिकी दर्ज करने की गुजरात पुलिस की प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए। प्रधानमंत्री ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को बधाई दी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। फिल्म अभिनेता अजय देवगन को तान्हाजी द अनसंग वॉरियर और तमिल अभिनेता सूर्या को सुराराय पोत्रु के लिए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाएगा। पहली खेलो इंडिया तलवारबाजी महिला लीग सोमवार से नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। और पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच जारी। समाचार संध्या में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवली निगम। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कल शाम मतगणना पूरी होने के बाद श्रीमती मुर्मू के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64% और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। वह भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। 1997 में श्रीमती मुर्मू पहली बार राजनीति में शामिल हुई और ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद चुनी गयीं। उन्होंने 2000 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक और 1 बार ओडिशा सरकार में वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य किया। 18 मई 2015 को श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और पिछले साल 12 जुलाई तक इस पद पर रहीं। वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं और किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला आदिवासी नेता थीं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों तथा सांसदों ने श्रीमती मुर्मू के आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि श्रीमती मुर्मू का जीवन, उनका संघर्ष और उनकी सफलता प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो हमारे नागरिकों, विशेषकर गरीबों और दलितों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने आज द्रौपदी मुर्मू के देश के अगला राष्ट्रपति निर्वाचित होने के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई। अंटार्कटिका में भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र को गैर कानूनी दोहन से बचाने के उद्देश्य से अंटार्कटिका विधेयक 2022 पारित करने के बाद लोकसभा आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक से अंटार्कटिका क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित किए गए अनुसंधान केंद्रों के लिए घरेलू कानूनों का विस्तार होगा। आज दोपहर बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने के कारण पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश किया।
1959 में ये ट्रीटी हुई थी और भारत इसका 1983 में हिस्सा बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एंटार्क्टिका की जमीन को किसी भी सैनिक या किसी अन्य कारण से दुरुपयोग में न लाया जाए, टू एंश्योर द डीमिलिटराइजेशन, ताकि वहां पर कोई मिलिट्री एक्टिविटी ना हो। कुल मिलाकर के ये सुनिश्चित करना कि जितने भी देशों के वहां पे संस्थान हैं, जैसे मैत्री और भारती जैसे भारत के हैं, वो अपने आप को शोध तक सीमित रखें। इसलिए ये तय किया गया इसी ट्रीटी के अंतर्गत कि एक विधान लाया जाए, हर देश लाए। एक मान्यता थी कि उसी देश का विधान या कानून उसके अपने क्षेत्र में लागू हो। विधेयक में अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान को किसी अन्य पक्ष से परमिट या लिखित अनुमति की आवश्यकता नहीं होने का प्रस्ताव रखा गया है। बीजू जनता दल के भर्तृहरि मेहताब और भाजपा सदस्य जयंत सिन्हा ने बहस के दौरान विधेयक के पक्ष में चर्चा की। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से वस्तु और सेवा कर तथा मूल्य वृद्धि पर चर्चा करने की मांग की। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 ने आधिकारिक रूप से परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का द्विपक्षीय रूप से समर्थन किया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि चीन के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का मुद्दा भारत लगातार उठाता रहा है। सरकार ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए 633 मछुआरों और 49 असैन्य कैदियों की हिरासत स्वीकार की है। इन गिरफ्तार लोगों के बारे में माना जाता है कि वो भारतीय हैं। लोकसभा में आज ये जानकारी विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दी। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान से उन सभी भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की रिहाई और प्रत्यर्पण के काम में तेजी लाने के लिए कहा है जिन्होंने सजा पूरी कर ली है या जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो गई है, और इस जानकारी से पाकिस्तान को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 20 जून तक 41 भारतीय कैदियों को पाकिस्तान की हिरासत से वापस लाया गया। इसी अवधि के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 24 कैदियों को अपनी हिरासत से वापस भेजा है। राज्यसभा आज विशेष उल्लेख के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विशेष उल्लेख के अंतर्गत सदस्यों ने जनहित के मुद्दे उठाए। निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह होने के कारण राज्यसभा की बैठक अब सोमवार दोपहर बाद 2 बजे होगी। राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 विचार विमर्श के लिए लिया गया। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में उपलब्ध कराना और सभी के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की गुणवत्ता युक्त सेवाएं समान रूप से उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज झा ने ये विधेयक चर्चा के लिए रखा। प्रोफेसर झा ने स्वास्थ्य के अधिकार की महत्वपूर्णता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य संबंधी गरीबी बढ़ रही है और आम आदमी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफलता के रूप में सामने आ रही है। कांग्रेस की रजनी पाटिल ने सरकारी अस्पतालों की खराब स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। बीजू जनता दल के अमर पटनायक ने कहा कि स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च आम आदमी के बूते से बाहर जा रहा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के डॉ के केशव राव ने कहा कि देश में आम जनता के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा मुख्य सरोकार हैं। उन्होंने सरकार से इन दोनों मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिट्स ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए और अधिक आवंटन करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिन्हा ने आम जनता को किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने भारत के कोविड प्रबंधन की भी सराहना की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉ फौजिया खान, कांग्रेस की रंजीत रंजन और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी चर्चा में भाग लिया। चर्चा अधूरी रही। इससे पहले कई गैर सरकारी विधेयक सदन में पेश किए गए। पिछले 5 वर्ष के दौरान रेलवे ने विभिन्न समूह ग पदों के लिए 1,68,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की गई है। ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में
1,27,000 से अधिक अभ्यर्थियों की भर्ती की गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल 5,558 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज व्हाइट गुड्स उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय विजेता बनने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना इस दिशा में सिर्फ शुरुआती प्रोत्साहन देने के लिए है। उन्होंने कहा कि व्हाइट गुड्स में PLI योजना भारत, उद्योग और खरीदारों सभी के लिए एक सकारात्मक योजना है। श्री गोयल नई दिल्ली में DPIIT और FICCI द्वारा आयोजित व्हाइट गुड्स उद्योग के निवेशकों की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने व्हाइट गुड्स में PLI की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि पूरे भारत में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 111 स्थलों पर 61 कंपनियों ने उपकरणों के विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए हैं और इनसे रोजगार सृजन हुआ है। श्री गोयल ने कहा कि एयर कंडीशनिंग और LED पर विशेष बल के साथ व्हाइट गुड्स क्षेत्रों में शामिल हैं, जिन्हें घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले चिन्हित किया गया था। श्री गोयल ने कहा कि अमृत काल के अगले 25 वर्षों के दौरान भारत एक समृद्ध राष्ट्र होगा जो वैश्विक वृद्धि को बढ़ावा देगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल गांधीनगर में गुजरात पुलिस के लिए वाहन और मोबाइल चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने की प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि वाहन और मोबाइल चोरी के लिए लोगों को शिकायत करने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। प्राथमिकी दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर पुलिस शिकायतकर्ता से संपर्क करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार ये निर्णय दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के बाद लिया गया है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 और दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 में प्रथम दृष्टया उल्लंघन की बात कही गई है। रिपोर्ट में शराब के ठेके देने के उपरांत लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने की खामियों का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लाने के लिए सभी मानदंडों का उल्लंघन किया है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली में शराब नीति को अवैध रूप से अपनाया गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना शराब उत्पादक तथा वितरकों के संघ के 144 करोड़ रुपए से अधिक की राशि माफ कर दी गई। On 14 July 2022, without a cabinet note, without an approval, 144.26 crore was waived off from the liquor cartel. And this was done without adequate approvals, without proper notice to the Lieutenant Governor and other authorities. As part of processes, approvals need to be taken in a rule-bound manner, which has not been done. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के वन क्षेत्र में आज एक आतंकवादी ठिकाने से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। आतंकवादी ठिकाने के बारे में जानकारी मिलने के बाद एक पुलिस दल और राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों ने गंदोह के वन क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान
खसोड़ी चांसर के जंगलों में आतंकवादियों के इस ठिकाने का पता चला। केरल में एक और व्यक्ति संक्रामक बीमारी मंकी पॉक्स से पीड़ित पाया गया है। इस महीने की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात से मल्लापुरम लौटे 35 वर्षीय इस व्यक्ति को मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया है। ये देश और केरल में मंकी पॉक्स से पीड़ित होने वाला तीसरा व्यक्ति है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में सोमवार को शपथ ग्रहण करेंगी। अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित होने के साथ लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित, सदस्यों द्वारा जनहित के मुद्दों पर विशेष उल्लेख के साथ राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्हाइट गुड्स उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने का आह्वान किया। व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना पर निवेशक गोलमेज समारोह को संबोधित किया। सरकार ने कहा, पिछले 5 वर्ष के दौरान रेलवे ने समूह ग के विभिन्न पदों के लिए 1,68,000 से अधिक लोगों की भर्ती की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल गांधीनगर में वाहन और मोबाइल चोरी की ई प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गुजरात पुलिस की प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए। प्रधानमंत्री ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को बधाई दी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। फिल्म अभिनेता अजय देवगन को तानाजी द अनसंग वॉरियर और तमिल अभिनेता सूर्या को सूरा राय पोत्रु के लिए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाएगा। पहली खेलो इंडिया तलवारबाजी महिला लीग सोमवार से नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी और पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच जारी। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। 12वीं कक्षा में कुल 92.71% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 91.25 और छात्राओं का 94.54% रहा। 10वीं कक्षा में 94.4% छात्र उत्तीर्ण हुए। लड़कियों का पास प्रतिशत 95.21%, जब लड़कों का पास प्रतिशत 93.8% रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने सभी के सफल भविष्य और बेहतर शैक्षणिक यात्रा की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सभी युवा विद्यार्थी आने वाले समय में सफलता के नए कीर्तिमान बनाएंगे। सीबीएसई में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने अपने माता पिता और अध्यापकों को धन्यवाद दिया। मैं हूं मयंक यादव फ्रॉम एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा एंड आई एम द सीबीएसई टॉपर फॉर द ईयर 2021-2022। इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं और कंप्लीटली पंप्ड अप हूं और इसका पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगा। अपने स्कूल को बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमें इस पैंडेमिक के टाइम में भी पूरी तरह से इतना अच्छा सपोर्ट दिया। मेरा नाम युवाक्षी है। मैं क्लास 12th में पढ़ती थी एमिटी इंटरनेशनल नोएडा से एंड मेरे 500 में से 500 मार्क्स आए हैं। मेरे मार्क्स लाना सिर्फ एक ही वजह से पॉसिबल है, मेरे टीचर्स का सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरी बहन का सपोर्ट एंड मेरे फ्रेंड्स हु हैव ऑलवेज बीन देयर। एट द मोमेंट वेरी हैप्पी। मुझे आगे जाके साइकोलॉजी परस्यू करना है। हिंदी फिल्म अभिनेता अजय देवगन ने तानाजी द अनसंग वॉरियर और तमिल अभिनेता सूर्या ने सूरा राय पोत्रु के लिए संयुक्त रूप से वर्ष 2020 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की।
गैर फीचर फिल्म और फीचर फिल्म श्रेणी के अध्यक्ष गैर फीचर ज्यूरी चित्रार्थ सिंह, सर्वश्रेष्ठ सिनेमा लेखन अध्यक्ष ज्यूरी अनंत विजय और फीचर फिल्म ज्यूरी सदस्य धर्म गुलाटी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव नीरजा शेखर की उपस्थिति में नई दिल्ली में इन पुरस्कारों की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार तुलसी जूनियर और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सूरा राय पोत्रू को दिया गया। फिल्म तानाजी ध्यानचंद वॉरियर ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि फिल्म उद्योग के सामने बड़ी चुनौती के रूप में कोविड महामारी के बावजूद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए उत्कृष्ट प्रविष्टियां पहुंची थीं। कोविड-19 पैंडेमिक ने देश और दुनिया के सामने चुनौतियां खड़ी की और फिल्म जगत के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती थी। फिल्म की शूटिंग करना या फिर बाद में थिएटर में रिलीज ना होना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके बावजूद 68वें फिल्म अवार्ड्स के लिए बहुत अच्छी फिल्में भी आई और ज्यूरी ने बहुत शानदार काम भी किया है। और जिन फिल्मों का चयन और जो विजेता हैं उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा फिल्म निर्माता भी है और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी देता है, तो 130 करोड़ भारतीयों को और दुनिया को मनोरंजन के अवसर भी देता है। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग सोमवार से तालकटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में शुरू होगी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता इस महीने की 29 तारीख तक चलेगी। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 20 राज्यों की 300 से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में बिना किसी नुकसान के 111 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन टीम की कप्तानी कर रहे हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 390 अंक बढ़कर 56,072 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 114 अंक बढ़कर 16,719 पर जा पहुंचा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की मजबूती से 79 रुपये 86 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ और अंतर दिवसीय कारोबार में ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य $1.02 कम होकर $102.84 प्रति बैरल पर था। और आइए अब सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने गांधी जी के समक्ष ध्वज का डिजाइन प्रस्तुत किया, जिसमें लाल और हरा 2 रंग थे। आज समाज नेता और शिक्षाविद लाला हंसराज ने सुझाव दिया कि ध्वज के केंद्र में चरखा जोड़ा जाए। गांधी जी ने बाद में ध्वज को संशोधित किया और बीच में सफेद रंग की पट्टी जोड़ी। मई 1923 में नागपुर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हजारों लोगों ने इस ध्वज को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे। ये ध्वज भारत के लिए राष्ट्रवाद से संबंधित हो गया और इसे अगस्त 1931 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई। अधिवेशन में पट्टियों की वर्तमान व्यवस्था और लाल के स्थान पर केसरिया रंग के उपयोग की भी स्वीकृति दी गई। केसरिया रंग साहस और बलिदान, सफेद रंग शांति और सत्य और हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और उसमें कुछ संशोधन भी किए। पट्टियों का रंग तो केसरिया, सफेद और हरा ही रहा,
परंतु पहिए के स्थान पर 24 धारियों वाला नीले रंग का धम्म चक्र जोड़ा गया और इस प्रकार हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हुआ। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र मोहन सेन गुप्त को याद कर रहे हैं। उन्हें प्यार से देशप्रिय भी कहा जाता है। जतेंद्र मोहन का जन्म 22 फरवरी 1885 को चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे मूल रूप से अनुशीलन समिति के सदस्य थे, लेकिन बाद में वो बैरिस्टर एट लॉ बन गए। कई मामलों में उन्होंने अदालत में राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का बचाव किया और उन्हें फांसी के फंदे से बचाया। उन्होंने पहाड़ तल्ली मुकदमे में सूर्य सेन, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती का बचाव किया और एक युवा क्रांतिकारी प्रेमानंद दत्ता को भी बचाया, जो इंस्पेक्टर की हत्या से संबंधित मामले में आरोपी थे। जतेंद्र ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। उन्होंने आंदोलनों का आयोजन और नेतृत्व किया। चांदपुर में वे चाय बागानों के सत्याग्रही मजदूरों के साथ जुड़े थे। इसके लिए उन्हें 1921 में गिरफ्तार किया गया। देशबंधु चितरंजन दास के बाद जतेंद्र मोहन बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने और उसके उपरांत 1925 में कलकत्ता निगम के मेयर भी रहे। वे 1926, 1927, 1928 और 1930 में भी कलकत्ता के मेयर चुने गए। वे 1926 में बंगाल विधान परिषद के लिए चुने गए। फरवरी 1930 में वे बर्मा गए, जहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। पुलिस ने 14 मार्च 1930 को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में वे बरी कर दिए गए। जतेंद्र मोहन कलकत्ता लौट आए और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय हो गए। वे कई बार गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए। उन्होंने अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर छापे के बाद चटगांव के लोगों पर किए गए अत्याचारों की अनाधिकारिक जांच शुरू की। वे अक्टूबर 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए और अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत लौटते हुए उन्हें 17 जनवरी 1932 को मुंबई के पास जहाज पर ही गिरफ्तार किया गया और पूना में यरवदा जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें दार्जिलिंग भेज दिया गया, जहां दुर्व्यवहार और एकांतवास के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें 5 जून 1933 को रांची में नजरबंद किया गया, जहां केवल उनकी पत्नी को उनके पास जाने की अनुमति थी। 22 जुलाई 1933 को रांची में जेल में ही जतेंद्र मोहन सेन गुप्त की मृत्यु हो गई। महान स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र मोहन सेन गुप्त को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि वे हर घर तिरंगा अभियान के प्रति उत्साहजनक प्रतिक्रिया से बहुत प्रसन्न हैं। और अब मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश का अनुमान है। मुंबई में भी हल्की बारिश के आसार हैं। कोलकाता में 1 या 2 बार गरज के साथ बौछार पड़ सकती हैं। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह और गिलगित में कहीं-कहीं बादल छाए रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में सोमवार को शपथ ग्रहण करेंगी। अंटार्कटिका विधेयक 2022 पारित होने के साथ लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित। सदस्यों द्वारा जनहित के मुद्दों पर विशेष उल्लेख के साथ राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्हाइट गुड्स उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने का आह्वान किया। व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना पर निवेशक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। सरकार ने कहा पिछले 5 वर्ष के दौरान रेलवे ने समूह ग विभिन्न पदों के लिए 1,68,000 से अधिक लोगों की भर्ती की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल गांधीनगर में वाहन और मोबाइल चोरी की ई प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गुजरात पुलिस की प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए। प्रधानमंत्री ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को बधाई दी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। फिल्म अभिनेता अजय देवगन को तान्हाजी द अनसंग वॉरियर और तमिल अभिनेता सूर्या को सुरराय पोत्रु के लिए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाएगा। पहली खेलो इंडिया तलवारबाजी महिला लीग सोमवार से नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।